सभी सदस्यों का इस जूम मीटिंग में स्वागत है। म्यूचुअल फंड लिमिटेड में एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा नाम राकेश जी चोपड़ा है। मेरा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस आईडी है ARN 311422। ये मेरा लाइसेंस नंबर है। तो अभी इस जूम मीटिंग में 10 पार्टिसिपेंट है, तो डायरेक्ट ही म्यूचुअल फंड के रिलेटेड जिस किसी का भी जो भी क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन का आंसर लेते जाएंगे। उस प्रकार से आपको मतलब अगर किसी को बेसिक जानकारी नहीं है तो बेसिक क्वेश्चन पूछिए, एडवांस पूछना है तो एडवांस पूछिए। तो उस प्रकार से हम ये मीटिंग चलाएंगे। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। नहीं राकेश भाई, पहले आप म्यूचुअल यस, फंड के कोई बारे में पूछना? बात पहले आप म्यूचुअल हाँ, फंड के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि म्यूचुअल फंड क्या चीज होती है और क्यों हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ठीक है। शेयर बाजार भी है और भी बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, ठीक है। पहले पोस्ट तो बुक जो के मैं नए तरीके हैं, लोगों बैंक के तरीके हैं। हम्म, पहले तो मैं नए लोगों के साथ जब बातचीत करता हूँ तो म्यूचुअल फंड मतलब सेफ है कि नहीं, यहाँ पे फ्रॉड हो जाए कि नहीं, ये सबका क्वेश्चन होता है। तो म्यूचुअल फंड कैसे क्रिएट होता है वो थोड़ा मैं बताता हूँ। जैसे कोई कंपनी का मालिक हो, वो सोचता है कि मुझे कंपनी खड़ी करनी है म्यूचुअल फंड की, तो वो डायरेक्ट वो क्रिएट नहीं कर सकता है। उसके नीचे उसको 5 ट्रस्ट रखने पड़ेंगे। और वो ट्रस्ट कोई भी उसके जानकारी वाले नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट ट्रस्टी होने चाहिए। और सब कुछ डिसीजन से जो है वो 5 ट्रस्टी ही लेंगे। और जो 5 ट्रस्टी है वो दूसरे 5 डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट करेंगे। और वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो जिसको AMC बोलते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी, उसको क्रिएट करते हैं। तो इसमें प्रमोटर्स का कुछ भी होता नहीं है। मतलब प्रमोट जो उसका एक बार कंपनी बना दिया, उसके बाद जो उसको प्रॉफिट मिलता है वो कंपनी वालों को उसके बाद में मिलता है। बाकी डिसीजन में उसका कोई भी हाथ रहता नहीं है। बाकी जो भी हम कोई बाइंग सेलिंग करते हैं, जैसे हम कोई फंड बाय करते हैं, तो डिपॉजिटरी कंपनी अलग होता है। जैसे CDSL हुआ, NSDL हुआ। तो ये म्यूचुअल फंड में ज्यादातर NSDL में आपका फंड जाता है। तो कोई भी आप NSDL की वेबसाइट में जाके भी अपना पान कार्ड नंबर डालोगे तो आपका फंड सामने आ जाएगा। तो जो भी आप ऐप के द्वारा करोगे, कोई भी ऐप XYZ कोई भी ऐप के द्वारा करोगे, तो डायरेक्ट ऐप में आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है। जो BSE की क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, CCI, उसमें आपका पेमेंट जाता है और वो डायरेक्टली पेमेंट म्यूचुअल फंड कंपनी को करता है। तो बीच में जो ये कंपनियां है सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। म्यूचुअल फंड के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। चाहे एंजल हो, चाहे कोइन हो, चाहे ग्रो हो, चाहे अभी नई नई बहुत सारी कंपनी आई है, वो सब हो। तो हर कोई सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। उसमें आपका ना तो पैसा जाता है, तो यह मतलब फ्रॉड होने की बिल्कुल संभावना नहीं होती है। दूसरा, अब एक म्यूचुअल फंड जो कंपनी होती है वो 60 कंपनियों में अराउंड इन्वेस्टमेंट करती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक म्यूचुअल फंड स्कीम हो गया तो एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगी। तो पूरा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट के पास पूरी टीम भी होती है। जैसे रिसर्च करने के लिए कोई अलग टीम होती है, कंपनी का मैनेजमेंट से मुलाकात के लिए अलग टीम होती है। मतलब पूरा का पूरा सब कामकाज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीम रहती है। इंफॉर्मेशन हम खुद अगर एनालिसिस करते तो हमारे पास इंफॉर्मेशन बाद में आती है। ये जो स्टॉक ऑलरेडी मल्टी बैगर हो जाते तो उसके बाद में पता चलता है कि यह कंपनी में यह होने वाला था। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी वाले प्रमोटर्स वगैरह को मिलते रहते हैं और उसका यही कामकाज होता है। जो है अर्निंग्स कॉल वगैरह वो देखते रहते हैं। जैसे हम उतना अर्निंग्स कॉल भी नहीं देख पाते हैं। तो ये पूरी मैनेजमेंट टीम होती है। और उसका जो मतलब बड़ा, जैसे हम कोई स्टॉक ले लिया तो हमारे पास छोटा छोटा टारगेट होता है, हमें पता नहीं रहता है कि यह स्टॉक 10 गुना होगा। जबकि म्यूचुअल फंड कंपनी वालों को ये पता रहेगा, क्योंकि वो सब कुछ उसका आगे का आउटलुक उसको पता है, कंपनी सेक्टर का आउटलुक उसको पता है, आगे क्या होने वाला है कंपनी का। मैनेजमेंट के साथ उसने बातचीत किया होता है, अर्निंग्स कॉल में अटेंड किया होता है। तो सब कुछ मतलब हमारे पास बाद में इंफॉर्मेशन आती है। यह सब पहले FIDI वगैरह के पास ये इंफॉर्मेशन पहले आ जाती है। तो सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं है। क्या इसमें रिटर्न की गारंटी है? वो रिटर्न भी की भी गारंटी इसमें नहीं है।
लेकिन अब जैसे समझो कि 6 to 7% महंगाई दर है, 7% जीडीपी है, तो टोटल आप मिलाओ तो 12 से 14% का ग्रोथ होता है। स्टॉक मार्केट भी आपको अराउंड 12 से 14% का एक स्टैंडर्ड रिटर्न रिटर्न देता है। उसके बीच में 2020 कोरोना आ गया, 2008-9 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, 2000 में आईटी बबल आया था, उसे 9 साल पहले हर्षद मेहता केतन पारिक वाला आया था। तो जो भी ये सब आता है वो एक्चुअली बड़ा पैसा बनाने का बड़ा मौका होता है। जैसे अभी ये कोरोना के बाद मार्केट 3 गुना से ज्यादा हुआ है, लेकिन क्या हमारा पैसा उतना बना है? नहीं बना है। तो ये मेरे एक क्लाइंट है जिसने तो ये कोरोना के टाइम पर 1.5 लाख रुपीस डाले थे, अभी 4.5 लाख रुपीस हो गए, मेरे सजेशन से लिया हुआ था। एक एग्जाम्पल है, क्योंकि पहले तो मैं अभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में अभी 1 महीने से ही बना हूँ, तो मेरे पास अपने कोई वो नहीं है। जैसे हमारे ब्लाइंड में डॉक्टर दिनेश सुरेजा साहब करके, उसने 20 साल पहले 1 लाख रुपीस डाला था, तो उसका भी 20 लाख हो गया। तो वो कैसे होता है? चक्रवृद्धि ब्याज से होता है, जिसको सीएजीआर रिटर्न बोलते हैं, 7वीं की उसको बोलते हैं। कि अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपीस डाला है शुरू में, तो 15% रिटर्न भी आप कैलकुलेट करो, क्योंकि 12 से 14% तो स्टैंडर्ड मार्केट में मिल जाता है। जबकि म्यूचुअल फंड वाले के पास रिसर्च भी जाता होता है, तो 3, 4, 5% एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं। तो आप 15 to 18% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, कई बार ज्यादा भी मिल सकता है। लेकिन मैं जो ये 1 लाख 20 साल पहले जो डॉक्टर दिनेश सुरेजा साहब ने डाला था, वो भी 20 लाख हो गया। वो कैसे होता है? अराउंड 4 से 5 साल में वो पैसा डबल होता है, 15% की रेट से आप गिनो तो 5 साल में लाख का 2 लाख होगा, 10 सालों में 2 लाख का 3 लाख नहीं होगा, 2 लाख का 4 लाख होगा, 15 15 सालों के बाद 4 लाख का 8 लाख होगा, 20 सालों में 16 लाख होगा। तो ये मतलब 20 लाख बन गया। वैसे रिटर्न ज्यादा बन गया होगा, ये मैंने 15% की रेट से बताया। लेकिन ये जो 20 लाख बना है वो अराउंड 16 17% की रेट से बना होगा। दूसरी बात है, अब आपको एसआईपी करनी चाहिए कि लमसम करना चाहिए, यह भी किसी का क्वेश्चन आता है। तो आप अगर खुद मार्केट के बारे में जानकार है, तो एसआईसी मेरा व्यू में दे रहा हूँ, एसआईपी से बढ़िया लमसम रहता है, क्योंकि हर समय हर महीने में मार्केट 3% डाउन आता ही है। तो आप एसआईपी की डेट जो डालते हो, वो डेट पर अगर मार्केट हाईएस्ट लेवल पर होगा, तो क्यों उसको हाई लेवल पर बाय। हाँ, एसआईपी किस लिए बनाया गया है? कि कोई डिसिप्लिन नहीं रख पाता है, तो डिसिप्लिन के लिए ये बनाया गया है। मतलब कि 1,000 रुपए बचाने होते हैं, तो आप वो यूज मतलब खत्म कर दोगे या कहीं पे उड़ा दोगे। तो जो डिसिप्लिन नहीं रख पाते उसके लिए तो एसआईपी बेटर है। और उसी में मतलब 15% का रिटर्न तो उसमें भी मिल ही जाता है, चाहे कोई भी फंड वैसे ले लो। फंड के बारे में भी आगे मैं बात करूंगा। दूसरी बात, अगर हम थोड़ा सोच विचार करके, जो मैं बोल रहा हूँ, किसी जानकार के साथ आप जुड़ के करते हो, तो आप 3% एक्स्ट्रा बना सकते हो। क्योंकि हर टाइम मैं जो मेरे साथ अभी 40 लोग जुड़े हुए हैं, तो जैसे अभी मार्केट ये 23,300 पर गया, तो मैंने अपडेट डाल दी कि अगले महीने में जो आपको पैसे डालने हैं, वो भी आज ही प्लानिंग करके आधा पैसा डाल दो। क्योंकि अगर बीजेपी जीतेगी तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर बीजेपी हारेगी तो डाउन भी 1,000 पॉइंट डाउन भी आएगा। तो आधा पैसा डाल दो, जो अगले महीने में डालना है। उससे आगे अपडेट दे दी मैंने, अगले महीने जो डालना है उससे पहले अपडेट, लमसम पैसा डालने के लिए। तो उस प्रकार से। दूसरी बात है, एसआईपी के साथ साथ लमसम दोनों करो तो भी बड़ा पैसा बन सकता है। बाकी तो क्या है, हर किसी का कितना पैसा डालना है उस हिसाब से सबका अलग अलग प्लानिंग बनाया जा सकता है। तो हर एक की पर्सनल प्लानिंग के लिए तो आप मुझे प्राइवेट में कभी भी कॉल कर सकते हो, या अभी भी थोड़ा, क्योंकि क्या है, ये सब कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है। तो किसका कितना पैसा डालना है उस प्रकार सब प्लान बना के उसका बात किया जा सकता है। अब दूसरी बात मैं आगे करूँ, तो इसमें जैसे एचडीएफसी फ्लैक्सी वेब फंड आया था वो 1994 में, 10 रुपीज पर आता है, कोई भी एनएफओ आता है। अभी 2024 हुआ है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने 1,000 रुपीज की भी एसआईपी वहां पे की होती, तो भी उसके पैसे बने होते, कितने बने होते आप सोच के बताओ। कोई भी एक दो आदमी, एक दो लोग मुझे सोच के बताए कि 30 सालों में पैसे भरे हैं, 3.5 लाख रुपीज पैसे भरे हैं, 1,000 रुपीज पर मंथ। 30 साल हुए, 3.5 लाख रुपीज पैसे इकट्ठा हुए एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड में। पैसे कितने बने हो गए? एक दो लोग कोई जो आंसर दो सोच के।
हाँ, थोड़ा ऐसे ही सोच के बताओ ना, कोई भी कितने बने होंगे 3.5 लाख के, तो 30 सालों में कितने बने होंगे, कोई भी सोच के बताओ, कुछ भी बता दो। आप आप चौंक जाओगे, वह 1.5 करोड़ रुपीस बने, 1.5 करोड़ रुपीस सिर्फ 1,000 रुपीस की एसआईपी से। ये तो मतलब हर समय पर अच्छे अच्छे एनएफओ आते रहते हैं, मतलब एनएफओ में इन्वेस्ट करना वैसी बात नहीं, आप कोई भी मतलब स्कीम में, अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट कर दो तो ये जो रिटर्न बना है वो 17-18% की रेट से ही बना हुआ है। बाकी आप 1,000 रुपीज की एसआईपी में 30 to 35 साल में 15% की रेट से भी रिटर्न लगाओ तो 1 करोड़ आराम से बनाया जा सकता है। अगर आप 2,500 रुपीज की अगर हर महीना बचाते हो तो 25 सालों में 1 करोड़ का फिगर हासिल किया जा सकता है। 5,000 अगर हर महीने बचाते हो तो 20 सालों में 1 करोड़ का फिगर हासिल किया जा सकता है। ये तो सिर्फ मैंने कैलकुलेशन बताया, अगर आपको आपके रिलेटेड भी कोई कैलकुलेशन करना है तो मुझे बता सकते हो। बाकी ये पास्ट रिटर्न के ऊपर आधारित ये रिटर्न है, ये आगे भी रिटर्न मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड जब से बना हुआ है तब से मतलब ये पास्ट रिटर्न बने हुए हैं। तो डाउन मार्केट जो होता है वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, सबसे बड़ा पैसा भी डाउन मार्केट में ही बनता है। अगर आप किसी जानकार के साथ जुड़े रहते हो तो लगातार आपको वो कॉन्फिडेंस देता रहता है, आपका कॉन्फिडेंस हिलता नहीं है। मतलब म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़ने का चार्जेस कितना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर आप 1 लाख रुपीज भी डालते हो तो 1,000 पर ईयर मुझे मिलता है, मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को 1% के हिसाब से महीने में गिलो तो 90 रुपीज मिलता है। उसके सामने आपको हर समय पर ये जो ऐसा 2-3% की डाउन साइड या तो कई कबार बड़ी गिरावट भी आने वाली होती है, तो हर समय पर आपको अपडेट मिलेगी कि किस प्रकार का प्लानिंग किया जा सकता है। तो 15% रिटर्न की बजाय हम एक्स्ट्रा 3-4% निकालने की कोशिश करते हैं, ये शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कोशिश करते हैं। और कोशिश में अभी भी हम कामयाब हुए हैं इस समय पर भी। जो भी मेरे 40 क्लाइंट है, अभी इस मार्केट में भी हम मतलब सिर्फ कोई कोई लॉस में भी होगा तो सिर्फ 1% लॉस में है अभी, और या तो कोई कोई तो प्रॉफिट में भी आ गया है। तो क्योंकि हमने हर अच्छे लेवल पर लमसम पैसे डालने की राय दी है निचले लेवल पर, उस हिसाब से मेरे पास पूरा डेटा है। दूसरा, अब फंड कितने रखने चाहिए, तो एक म्यूचुअल फंड 60 कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो अगर आप 3 फंड भी ले लेते हो तो 180 कंपनी हो जाती। वैसे तो कोई आप अच्छा फंड सिलेक्ट कर लो तो एक ही फंड काफी होता है आपको पैसे बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको ज्यादा फंड रखने हैं तो 3 रख लो, या बहुत बड़े पैसे आपको डालने हैं तो 5 फंड ले लो, तो भी 300 कंपनियां हो जाती है। ज्यादा फंड लेने में आपको कोई ज्यादा रिटर्न नहीं बनेगा। तो कोई फंड ज्यादा मत चलेगा, कोई कम, मतलब आपको 15, जितने ज्यादा फंड लोगे उतना रिटर्न आपको मतलब ज्यादा नहीं बनेगा आपका। बाकी सिक्योरिटी तो इसमें आप एक कंपनी लोगे तो भी सिक्योरिटी है, कोई भी म्यूचुअल फंड कभी उठता नहीं है। आपको एक भी एग्जांपल मुझे दीजिए कि कोई भी इक्विटी फंड अभी उठा हो तो ऐसा होता नहीं है कभी। तो सिर्फ आपको जितना यूनिट कलेक्ट कर पाओ वो आपका गोल वैसा होना चाहिए कि आप कितना यूनिट कलेक्ट कर पाते हो। अब दूसरी बात अगर मैं करूँ, और कोई बीच में क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, बाद में दूसरी बात मैं करता हूँ। कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो, दूसरी बात मैं थोड़ा आगे बाद में करता हूँ। अब दूसरी बात मैं आगे बढ़ता हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है तो। हेलो तो सर, आपका नमस्ते। पैसा आपका पैसा अगर 1 करोड़ जैसे बन गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो आप उसके बाद हर महीने 1 लाख विड्रॉ कर सकते हो, तो आपका पैसा बढ़ता रहेगा, क्योंकि 1 लाख का अराउंड, सॉरी 1 करोड़ का ब्याज आप 15% की रेट से गिनो तो भी 1.5 करोड़ होता है। हम ऐसा सोच लेते हैं कि चलो हमें 10% रिटर्न ही मिलेगा, तो भी आप हर महीने 1 लाख विड्रॉ करोगे तो आपका 1 करोड़ का कैपिटल उतना ही रहेगा, और आप आजीवन आपकी जिंदगी में 1 लाख विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप 50 लाख भी बना लिए तो आजीवन 50,000 विड्रॉ कर सकते हो। ये छोटे लोगों के लिए अगर 25 लाख भी आपने बना लिए तो 25,000 विड्रॉ कर सकते हो। ब्लाइंड के लिए अगर किसी ने 10 लाख भी बना लिए ये छोटे छोटे पैसे डाल के, तो 10,000 विड्रॉ कर सकते हो हर महीने, तो आपका एक पगार जैसा हो जाएगा। बचाना जरूरी है पैसा,
जो हमें सूरदास में 1,000 रुपीज मिलते हैं, कोई कोई पैसा है, मेरे पास जॉब नहीं है, तो जो 1,000 रुपीज आते हैं कम से कम वो भी बचाओ। तो जो मैंने एचडीएफसी फ्लैक्सी का फंड में बताया आपको, उस तरह पैसा बन सकता है। सिर्फ आपको टाइम देना पड़ता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कल के कल पैसा बन जाएगा। वो तो मतलब वो पैसा लेके चला ही जाता है, उसमें ही फ्रॉड होता है। जो बोलता है कि 2-3 सालों में आपका पैसा उतना बन जाएगा उतना बन जाएगा, वो मतलब उठ ही जाता है, वो कोई भी हो। ये चक्रवृद्धि ब्याज आपको इसमें लेने के लिए आपको कम से कम 4-5 साल का वो देना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना, 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 4 लाख, 4 का 8, 8 का 16, तो वैसा करने में कम से कम आपको 5 साल देने पड़ेंगे, तब डबल का डबल, डबल का डबल होगा। दूसरी बात, स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि मुझे कौन सी स्कीम सिलेक्ट करनी चाहिए, यह ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है। तो पहले तो आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, मतलब तो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। बाकी डेप फंड होते हैं जो एफडी की तरह फंड होते हैं, वो आप डेप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें भी आपको जो एफडी में रिटर्न मिलता है वो उतना रिटर्न आपको मिल सकता है, 8% के आसपास का। और जो दूसरी बात, जो लमसम में पैसा डालना चाहते हैं मार्केट गिरावट में, पहले आप लम डेप फंड में भी डाल सकते हो। जब मार्केट गिरेगा तो वो डेप फंड में से आप स्विच कर सकते हो। वो फंड में जो भी फंड में आप डालना चाहो उस फंड में आप शिफ्ट भी कर सकते हो। बैंक में पड़े पड़े पैसे बढ़ेंगे नहीं, सेविंग अकाउंट में 3 से 4% मिलेंगे, ये डेप फंड में 7 to 8% मिलेंगे। वो भी फायदा लेना चाहिए, मतलब पैसा इसका इसमें ही रहना चाहिए। बाकी दूसरी बात करूँ स्कीम के रिलेटेड, तो अगर आपका मतलब लंबा व्यू है तो आप स्मॉल कैप भी ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कोई बोलते हैं स्मॉल कैप में हाई रिस्क है, लेकिन आपका व्यू ही बड़ा लंबा है, 10-20 सालों का, 50 लाख करने का प्लान है या 1 करोड़ करने का प्लान है, आपने कुछ प्लानिंग करके सोचा हुआ है। जैसे मैंने बताया, जैसे आपका कोई अलग अलग होता है कि मुझे 5,000 डालना है, मुझे 10,000 महीने में डालना है, मुझे 20,000 डालना है। आपको कितने साल में 50 लाख बनाने हैं, कितने साल में 25 लाख बनाने हैं, कितने साल में 1 करोड़ बनाने हैं, उस प्रकार से सब कुछ प्लानिंग किया जा सकता है। उसके कैलकुलेटर भी गूगल में अवेलेबल है, लेकिन आज मेरे पास से जानना भी चाहते हो तो मुझे भी आप बता सकते हो। मेरा नंबर ये, अगर कोई नोट भी करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी ये यूट्यूब में वीडियो भी आएगा तो उसमें भी टाइटल में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। या आप कोई भी ब्लाइंड को पूछोगे तो ज्यादातर तो मुझे पहचानते ही है। बाकी मैं नंबर भी यहाँ पर बता ही देता हूँ मेरा, कोई अगर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। 9825681491। बाकी लास्ट में भी आप कभी भी पूछ लेना, कागज पेन लेके आए या तो कोई लिखना हो तो बाद में भी पूछ लेना, मेरा मोबाइल नंबर। तो आपका जैसा प्लानिंग हो वैसे प्लानिंग बना के चलेंगे। दूसरा बात है कि अगर आपको ज्यादा रिस्क की बात, तो मेरे हिसाब से अगर लंबा व्यू है तो रिस्क तो होता ही है, लेकिन डाउन मार्केट में आप घबराते नहीं हो, जैसा मैंने शुरू में सब कुछ बताया है। तो स्मॉल कैप फंड आपके लिए अच्छा है, मिड कैप फंड भी अच्छा है। ये सिर्फ वैसे एक जनरल बात है, लेकिन जैसे मेरे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप जुड़ते हो तो हम जो नॉर्मल फंड यहाँ वहाँ पर सजेस्ट होते हैं वैसे फंड हम नहीं लेते, हम दूसरे वाले फंड ही लेते हैं। जैसे कोई कोई सेक्टर फंड ज्यादा ले लेता है, जैसे कोई डिफेंस फंड ले लिया, वो फंड ले लिया। तो कई बार सेक्टर फंड में क्या होता है कि 2-2 3-3 सालों तक नहीं चलता है और आप फंसे रह जाते हो। तो सेक्टर फंड काफी खतरनाक होता है। अगर सेक्टर फंड लेना ही है तो 2-3 साल का करेक्शन में कोई सेक्टर चल रहा है, वो सेक्टर का फंड में आप एसआईपी या लमसम चालू कर दो या दोनों चालू कर दो, और उसके बाद जब डबल हो जाए तो उसके बाद आप प्रॉफिट बुक कर लो। क्योंकि कोई कोई सेक्टर कैसा होता है, साइकिलिकल सेक्टर होता है, जैसे मेटल हो गया, तो एक उसकी तेजी की साइकिल आएगी, बाकी वापस वहीं का वहीं गिरेगा। तो आप लॉन्ग टर्म में वहां पे मेटल के म्यूचुअल फंड में रहोगे तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। कंजम्पशन का कोई कोई फंड लेते हो तो वो लगातार ग्रोथ करता रहता है, मॉडरेटली रेट से ग्रोथ करता रहता है। आईटी का फंड भी कोई अच्छे भाव पर अगर 2 साल का करेक्शन में आपको मिल जाता है तो वो फंड उस प्रकार से आप, टैक्टिकल एलोकेशन इसको बोलते हैं, तो आप टैक्टिकल एलोकेशन कभी कभार दे सकते हो। लेकिन ज्यादातर आप बहुत बड़े सेक्टर फंड ले लोगे तो जैसे अभी ज्यादातर लोगों डिफेंस फंड जब लॉन्च हुआ तो ले लिए, और मतलब 1 सालों से फंसे हुए हैं। मार्केट चला 20%, लेकिन वो डिफेंस वाले नहीं चले और 20% डाउन भी चले गए। तो एक तो आपको 20% मार्केट चला उसका भी फायदा नहीं हुआ, और वो 20% गिरा वो अलग, तो टोटल आपको कितना लॉस हो गया, 40%।
उससे अच्छा है कि आप किसी हम्म। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को 1% साल में जो चार्ज लगते हैं उसका सोचे बिना आप उसके साथ जुड़ो तो वो अच्छे फंड आपको सजेस्ट करने में मदद करेंगे। ये सेक्टर फंड मेरे हिसाब से अगर पूरी नॉलेज नहीं हो तो नहीं सोचना चाहिए। बाकी ये मैंने जो बात बताई 2-3 साल के करेक्शन में कोई सेक्टर अगर अच्छा मिल रहा है तो उसके बाद आप ले सकते हो। तो मतलब उसके बाद आपको टाइम दोगे 3-4-5 साल होगा तो 2-3 गुना रिटर्न उसके बाद मिल सकता है। थोड़ा ये मैंने अप्रोक्स बात की है। बाकी अगर मार्केट जैसे बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो आपको लार्ज के फंड में इन्वेस्ट करो तो, क्योंकि लार्ज के फंड में मार्केट गिरता कम है। ये एक जनरल नॉलेज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी प्रोफेशनल गाइडेंस में ऐसा है कि हर किसी को अपने अपने हिसाब से मैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट राय देता हूँ। ये एक मैं जनरल बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लार्ज एंड मिड कैप फंड के रिलेटेड भी एक कैटेगरी है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टी कैप फंड क्या होता है जिसमें स्मॉल कैप में 25%, मिड कैप में 25%, स्मॉल कैप में 25% एलोकेशन देते हैं। फ्लैक्सी कैप फंड क्या होता है उसमें फंड मैनेजर को जो भी कंपनी पसंद आती है वो कहीं पे भी एलोकेशन दे सकता है। फोकस फंड में क्या होते हैं कि वो 30 कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं, वो ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, फोकस्ड रहते हैं कि थोड़े कम कंपनी में रिसर्च करेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम और वो 30 कंपनी में पैसा डालेंगे तो उसको फोकस स्कीम बोलते हैं। बाकी लार्ज कैप जो फंड है वो 80% लार्ज कैप कंपनी में डालता है, स्मॉल कैप जो है वो 65% स्मॉल कैप में डालता है, मिड कैप वाला जो फंड है वो 65% मिड कैप में डालता है। दूसरा एक फंड होता है मल्टी एलोकेशन फंड है जिसमें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जिसमें 10% कॉमोडिटी में भी रहता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। 10% ये जो रीट्स होते हैं रियलिटी सेक्टर वाले उसमें भी डालते हैं। बाकी का मतलब कहीं दूसरा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी वाला फंड भी होता है तो वो कहीं पे भी अपना फ्लेक्सिबल कर सकता है। जो भी अगर गोल्ड अच्छा चल रहा हो तो गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी अगर अच्छा चल रहा हो तो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। इसके डायनेमिक फंड उसको बोलते हैं। तो उस प्रकार से भी अलग अलग प्रकार के कैटेगरी वाले फंड है। तो आप कितना रिस्क लेना चाह, एक हाइब्रिड फंड करके भी होता है कि आपको डेट में भी इन्वेस्ट करना है और म्यूचुअल फंड में भी, इक्विटी में भी आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको रिटर्न उसमें थोड़ा कम मिलेगा। जैसे उसको हाइब्रिड हाइब्रिड फंड बोलते हैं, जिसमें उसमें भी 3 कैटेगरी है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जिसमें ज्यादा इक्विटी में पैसा डालते हैं और कम डेप्थ में डालते हैं तो उसमें आप 12 से 14% रिटर्न आपको मिल सकता है लंबे टाइम के लिए। और मॉडरेट होता है जिसमें 40-60% इक्विटी में डालते हैं और 40-60% डेट में डालते हैं, यानी दोनों मिक्स करके डालते हैं। वैसा हाइब्रिड फंड होता है जिसको मीडियम एग्रेसिव, में नाम अभी थोड़ा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मीडियम एग्रेसिव फंड हाइब्रिड फंड जैसा उसका नाम है। तो दूसरा एक होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जिसमें डेप्थ में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इक्विटी में कम इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट मुझे खराब दिख रहा है तो ये आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से कई प्रकार के फंड होते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन है तो। बाकी मेरे ध्यान में अगर कोई दूसरा टॉपिक भी आता है तो मैं बीच बीच में लेता रहूंगा, तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। राकेश सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। जैसे सर, अगर हम बोल। मान लीजिए कोई एसआईपी शुरू करते हैं और कर रखी है, हमारी हम्म। आउटगोइंग एसआईपी चल रही है, और हम्म। उसमें अगर मान लीजिए जैसे अभी मार्केट डाउन है, ठीक है, तो वो यस। हर 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 इन्वेस्टमेंट में जैसे ही हमारी जाती है या उस पर डे वो नीचे ही जाती है, मतलब उसमें हमारा लॉस ही आता है। तो क्या वो नहीं वो उससे तो हमें मतलब एनए एनए भी हम हाँ। ज्यादा परचेज कर पा रहे हैं, या उस वो हमारा अमाउंट भी घट रहा है और एनए भी, मतलब इसमें क्या रहता है? जैसे मान लीजिए अभी मार्केट डाउन है और मान लीजिए हमारी एक किस्त अभी जानी है या जा चुकी है मार्केट डाउन पे, तो उसमें क्या हमें कुछ यूनिट ज्यादा हमारे को परचेज हो पाती है, या सिर्फ लॉस ही लॉस उसमें हो पाता है हमें? तो जो जितना एनएवी होता है ना, जो आप अमाउंट डालते हैं वो तो एनएवी का कैलकुलेट करके हिसाब से आपको यूनिट मिलते हैं। मार्केट गिरता है तो आपका फंड गिरेगा ही। लेकिन जो मैंने पहले शुरू में बताया ना कि आपका व्यू लंबा होना चाहिए, लंबा व्यू आप रखोगे तो मार्केट आपको 15-18% रिटर्न दे ही देगा। अगर आप सही टाइम पर जैसे लमसम रुपीज डाल पाते हो तो आप 18-20% रिटर्न भी बना सकते हो। डाउन आपको कितना पैसा अभी बन रहा है वो सब
ध्यान देना ही नहीं चाहिए। आपका टारगेट कितना है, जैसे मैं आपका बताऊं तो आपको कितने पैसे बनाने हैं आने वाले टाइम में, वो मुझे बताइए। कैसे प्लानिंग किया जा सकता है वो मैं आपको जैसे बता रहा मुझे, हूँ। मेरा जो व्यू है वो आज से मतलब एग्जैक्टली मेरा 12 साल के बाद मुझे लगभग 81 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, ये मैंने सोच के रखा हुआ है मतलब पहले तो ही। 12 साल में आपको 80 लाख की रिक्वायरमेंट है ना, तो आपका टारगेट 80 लाख पे होना चाहिए। आपका कितना अभी जो माइनस चल रहा है इन्फ्लेशन उस सब में। हाँ? इन्फ्लेशन के बावजूद मतलब, जो इन्फ्लेशन भी अगर मान लीजिए हम हटाते हैं ना सर, तो उसके हम्म। बाद मेरा ये हाँ टारगेट है। मतलब आपका टारगेट 80 80 लाख हो जाए तो आपका टारगेट अचीव हो जाए, ठीक है। तो यस सर, आपका यस क्या सर। होना चाहिए उसके हिसाब से एक प्लान बनाया जा सकता है। जैसे SIP कैलकुलेटर भी है गूगल में, और वो भी कैलकुलेटर है, लमसम कैलकुलेटर। या मुझे आप प्राइवेट में बताओगे तो मैं सब कुछ आपको ठीक है आपका सर, प्लानिंग बना प्राइवेट में के मेरा बता एक दूँ। अभी शाम को ही मेरी बात हो रही थी, अब मैं हालांकि यहाँ पे बोलना ठीक नहीं है पता नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, बाद में हम्म, हो सकता है मुझे याद ना रहे। मेरे एक फ्रेंड हम्म, ने आपका नंबर वगैरह लिया है मेरे से, और वो आपको कॉल हम्म। करेंगे। अब हो सकता है इस मीटिंग में भी हूँ, हमारे ग्रुप में है, तो हाँ मैंने ठीक है। उनको बोला गया है तो तो। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, जो आपका वो उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन आता है कि आपको कितना SIP करना है, तो वो हिसाब से आपको पैसा कब डालने हैं वही ध्यान रखना है। मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि SIP में कभी ऊंचे भाव पर भी आ जाएंगे, तो उस समय पर आप क्या करो, ओवरनाइट डेब्ट स्कीम आती है, ठीक है। ओवर जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है उसमें, ओवरनाइट फंड में। तो उसमें आपको FD जितना रिटर्न मिलता है 7% का, ठीक है। तो टाइम के लिए जब मार्केट आपको जो हर महीने SIP, एग्जाम्पल के तौर पर आपको ज्यादा SIP आएगी, तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 25,000, ठीक है। तो आपको 25,000 डालने, मार्केट ऊपर है तो आप ओवरनाइट फंड में डाल दो। जैसे ही मार्केट डाउन आएगा तभी आप 25,000 वो उसमें बाय करो, तभी आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो उस प्रकार आपको टारगेट अचीव करने में आसानी रहेगी। अभी कितना बना है ना, वो आप सिर्फ वो देखना ही नहीं है जब तक आपका 80 लाख न हो जाए। सिर्फ आपको यूनिट कलेक्ट करने हैं, ठीक है। ओके जितने सर, ज्यादा ओके। यूनिट आप कलेक्ट कर पाओ उतना ही ज्यादा फायदा है। आपको यह विश करना चाहिए कि मार्केट जितना ज्यादा गिरता है उतना ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, कि मैं सस्ते में और ज्यादा यूनिट कलेक्ट कर पाऊंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 10 रुपीज पर कोई आया, ठीक है, आप 1,000 रुपीज डाल रहे हो तो उसमें कितनी क्वांटिटी आएगी, 100 आएगी। और वही आपको अगर 5 रुपीज में 6 रुपीज में मिल रहा है तो आप कितनी क्वांटिटी ले पाओगे। तो आपका टारगेट वो अचीव होने में आसानी रहेगी। बाकी मार्केट को तो वो कवर कर ही देगा, समझ लो आप। आदमी यस हो या मार्केट हो, जाना तो ऊपर ही है दोनों को, ठीक है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी आप ये जो लमसम की टाइम टाइम पर अपडेट देना पाना चाहते हो तो मेरे साथ आप प्राइवेट में बिल्कुल। कांटेक्ट कर लेना। बाकी हाँ, आपको मैं जानकारी करूँगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दूसरा क्वेश्चन है तो। माइक जो जिसका ओपन है वो काम का नहीं है तो माइक बंद करके रखे, और जिसका क्वेश्चन है वही माइक ओपन रखे। ક્લોઝ કરી દે લોચો પડી ગયો અહીંયા कोई हेलो। कोई कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बजाज फाइनेंस कैसा रहता है? बजाज में अगर हर महीने मानो नहीं कि वो हम हजार। स्कीम तो हर कोई अच्छा रहता है, कोई भी आप स्कीम ले लो। 45 म्यूचुअल फंड की कंपनी, बजाज फाइनेंस शेयर के बारे में पूछ रहे हो कि बजाज फाइनेंस म्यूचुअल फंड के बारे में बोल रहे हो? म्यूचुअल म्यूचुअल फंड। हाँ तो म्यूचुअल फंड में 45 कंपनी है, हर म्यूचुअल फंड में 10 बहुत ज्यादा ज्यादा स्कीमें है, ठीक है। तो मैंने कैटेगरी बताया ना कि आपको कौन सा कितना रिस्क लेना है, उसी प्रकार से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम लेने में कोई मतलब फ्रॉड का और वो उठ जाने का वैसा कोई इश्यू नहीं है। मतलब आपका टाइम और उसके हिसाब से प्लानिंग बना के चलना पड़ेगा। आप खुद प्लानिंग करोगे तो क्या हो सकता है, अगर आप मास्टर है कहीं पे वो मतलब आप कॉन्फिडेंस है तो आप खुद कर सकते हो, वरना जैसा मैंने शुरू में बताया तो आप किसी के साथ जुड़ के करो, जैसे मैं हो गया या कोई आपके और जानकार है तो अच्छा रहेगा। बाकी कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम लेने में कोई भी वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बजाज फाइनेंस का वो आया है उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बेहतर कौन सी कंपनियां वैसे होती है आपके
अनुसार? नहीं, बेहतर वो हो जो हर एक इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड चाहे कोई भी स्कीम ले लो, आपको 15% रिटर्न लंबे टाइम में मिल ही जाएगा। कोई कभी चलेगा, कोई कभी चलेगा। जो मेरा एक लेक्चर में मैं एक बात ऐड कर देता हूँ यहाँ पर कि जो भी टॉप परफॉर्मिंग फंड होता है, जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं कि अभी कौन से टॉप 5 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, 1 सालों में कौन से चले हैं, 3 सालों में कौन से चले और 5 सालों में कौन से चले हैं, सब जगह पर लोग यही देखने की राय देते हैं। लेकिन पास्ट डेटा एक मैंने प्रॉपर जो बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसके साथ, एसेट प्लस के साथ मैंने वेबिनार भी किया था, किसी अगर किसी ने अटेंड किया हो तो उसमें तो डेटा के साथ बात की गई थी। लेकिन मैं सिर्फ ये वॉइस मैसेज के द्वारा आपके साथ रखता हूँ कि जो भी टॉप परफॉर्मिंग फंड होते हैं वो उसके बाद में 15-20 नंबर पर चले जाते हैं, वो आगे जाके परफॉर्मिंग फंड नहीं रहते हैं। ये तो ये गूगल बाबा को पूछ के आप फंड सिलेक्ट करते हो तो वो भी सही नहीं रहता है। मतलब ये आपका जो ये क्वेश्चन है ना, उसमें आपको ये मतलब एक कोई भी स्मॉल कैप या आपका कितना रिस्क है, अगर 20 सालों का व्यू है तो आप स्मॉल कैप ले लो, 10 सालों का व्यू है तो मिड कैप ले लो, 5 सालों का व्यू है तो लार्ज कैप ले लो, 5 सालों का कम का व्यू है तो लेना ही नहीं चाहिए, तो डेब्ट फंड ले लो। ठीक है, या तो वो हाइब्रिड फंड होता है वो लेना चाहिए, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लो। ये तो जनरल बातें ही बता सकता हूँ ना, वरना जैसा मैंने बताया कि मुझे 1 लाख पर 90 रुपीज पूरे मंथ में मिलते हैं, अगर आप 1 लाख रुपीज डालते हो तो कुछ ना कुछ तो मेरे साथ जुड़ोगे तभी फायदा होगा। मतलब ये स्कीम कौन सी लेनी है मेरे सोच के रिलेटेड, तो वो तो मेरे साथ जुड़ोगे तभी मैं बताऊंगा। बाकी मैंने जनरल आंसर आपको दे दिया कि आपको 20 सालों का लेना है तो स्मॉल कैप का कोई भी फंड ले लीजिए, 10 सालों का करना है तो मिड कैप फंड ले सकते हो, 5 सालों के लिए लार्ज कैप ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप गिन के चल सकते हो। और कोई क्वेश्चन? राकेश जी, गुड इवनिंग आप बोल। दोस्त। एक मेरा आप क्वेश्चन है। बोल। एक तो सवाल ये है कि सपोज मैंने कोई म्यूचुअल फंड लिया है और हम्म। उसकी यूनिट आज 10 रुपया है, तो पिछले दिनों वो कहाँ ऊपर गई थी नीचे गई थी वो मैं जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं? और मैं बात कर रहा हूँ एसेट प्लस में। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आज मेरे पास 10 लाख रुपया है और मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं हम्म। SWP में कब से वो मुझे वापस पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे? और मैं जब चाहूँ तब विड्रॉ कर सकता एक हूँ कि नहीं मिनट, कर एक सकता मिनट, हूँ? एक मिनट, वो आपका क्वेश्चन SWP वाला रिपीट कीजिए, मैं ध्यान से बाहर चला गया सपोज फिर से। सपोज मेरे पास 10 लाख रुपये पड़े हैं आज हम्म। और मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, तो मैं कब से वो विड्रॉ कर सकता हूँ? और मुझे वो- जब चाहे हाँ, तब मैं 10 लाख। हाँ, बोलिए। और मुझे मैं 2-3 4 साल के बाद वो विड्रॉ करना है, तो मैं कर सकता हूँ हम्म। कि नहीं कर सकता हूँ? आप 10 लाख है, अगर 10 लाख में आप कितना विड्रॉ कर सकते हो? आप 10,000 विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, तो वो आप आज से भी चालू कर सकते हो। लेकिन ये एक जनरल आंसर हो गया। वो भी एक बात यहाँ और भी ऐड कर दूं कि जैसे जनरल ये होता है कि 10% आप विड्रॉ कर लो, लेकिन क्या होता है कई बार मार्केट गिरता भी है, तो उस समय क्यों विड्रॉ करना है? तो आपको 3-4 महीने आगे से 3-4 महीने का विड्रॉ करके वो लिक्विड ओवरनाइट फंड में डाल दो। ये सब गाइडेंस, आप तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं दीपक भाई, तो ये हाँ जी। आप ये हम जैसे आपका अगर विड्रॉ का कोई भी प्लानिंग हो तो हम उसमें प्लानिंग बना के चलेंगे कि कब मार्केट पूरा हाई के ऊपर है, तब वो हम 3-4 महीने का या 6 महीने का एक साथ विड्रॉ कर मतलब वो कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्विफ्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे ओवरनाइट फंड में। उसके बाद अब जैसे जरूरत है वैसे ओवरनाइट फंड को विड्रॉ करते जा सकते हो। बाकी जनरल आंसर के लिए आप 10% कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन मार्केट के बारे में हर किसी को नॉलेज नहीं होता है कि कब वो करना चाहिए। बाकी सिर्फ आप SWP सिलेक्ट कर लेते हो ना, तो ये सब लोग सभी जगह पर आंसर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं रहता है, क्योंकि कई बार डाउन मार्केट में भी आपके यूनिट का कोई फायदा नहीं है ना, आप सस्ते भाव पर अपने यूनिट बेच रहे हो। तो इस प्रकार से आपको तो फायदा मिलता रहेगा। आप मुझे कभी भी विड्रॉ करना है तो बताइएगा। वो और चलो, वो वो एनएवी आपने एनएवी एनएवी का का दे बताया सकते ना, हैं। हाँ। और दूसरा एनएवी का बताया, हाँ। वो जानने की मैं जो मैंने बताया ना कि वो आपको छोड़ देना है वो एनएवी। मतलब आप हफ्ते में एक बार देख लो, या मतलब जैसे मेरा तो आपको अपडेट भी आता है कि जैसे अभी हाँ। 23,300 हाँ। पर आया, तो उस समय पर आपको जो भी आप सोच रहे हो उसके हिसाब से सिर्फ पैसा डालते रहो। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको कितना पैसा बनाना है। आपका टारगेट क्या है दीपक भाई?
नहीं, अभी तो मुझे वही चाहिए कि 5-6 साल के 8 साल में मुझे पैसा डबल करना है बस। नहीं, डबल तो आराम से हो जाएगा। जो आप जो डाले वो 4 से 5 सालों में डबल हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा मार्केट का भी मुझे पता है, तो दोनों मिला के मैं बता, अभी मार्केट गिर भी सकता है यहाँ से, लेकिन गिरेगा वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगा, उसके बाद मार्केट में बड़ी उछाल भी आएगी। तो मतलब आराम से आपके 4-5 सालों में पैसा बन सकता है, मेरे व्यू के हिसाब से बन सकता है। बाकी हम प्राइवेट में और ज्यादा बातें मैं बता सकता हूँ। ओके ओके। और दूसरा ये यूनिट वाला, आप है ना, हर दिन हम्म, शाम को गूगल को पूछ लीजिए कि ये आपने जो फंड में डाला है, ओके गूगल, ये फंड की एनएवी क्या है, तो आपको वो बता देगा हर दिन में। वो ओके। उसमें भी बताता है, जो एसेट प्लस में भी दिखाता है, लेकिन पीछे का तो किसी दूसरी ऐप में देखना पड़ेगा। हम्म, अ, ठीक है, ये ऐप में मुझे पता नहीं है। मैं आपका क्वेश्चन आया तो मैं कहीं पे ढूंढ के आपको बताऊंगा कि आप पिछला एनएवी कहाँ पे देख सकते हो। हाँ। बाकी उसका कोई मतलब नहीं है, पीछे अगर 5 भी चला गया, अभी 10 है, तो वो म्यूचुअल फंड का एनएवी कभी वापस नहीं आता है। वो स्टॉक की तरह नहीं है दीपक भाई और सभी सर लोग। हाँ। राकेश सर, मेरा एक क्योंकि क्वेश्चन वो था क्या जो है, महंगे दाम पर वो स्टॉक बेचते रहते हैं और दूसरे सस्ते वाले स्टॉक ले लेंगे। तो वो तो म्यूचुअल फंड वाला स्कीम, जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप पर बताया, अगर किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया तो उसकी गाड़ी छूट गई। म्यूचुअल फंड की गाड़ी कभी भी आपके टारगेट हिट होने से पहले छूटनी नहीं चाहिए, एक बात समझ लो, वरना वो दूसरी गाड़ी बाद में मतलब आपको अफसोस ही करोगे। ठीक है। राकेश सर, मेरा एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। सर। इसमें जो एनएबी होती है, हम जैसे कोई भी फंड हम सेलेक्ट करते हैं, तो हम्म। एनएबी किसी की 400 कुछ दिखाता है, किसी की भाई 150 कुछ दिखाता है। तो इस पे हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए, मतलब ये एनएबी का कोई फर्क पड़ता है क्या कि इसकी एनएबी ऑलरेडी ज्यादा है? नहीं। और इसी के साथ, एक मिनट सर, सॉरी हाँ। आपको रुक रहा हूँ, एक मैं दोनों इकट्ठे ही बता रहा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कई फंड्स में जैसे हम ओन फंड देखते हैं उसमें, तो किसी किसी में 10,000 सीआर होता है, किसी में 30,000 होता है। मतलब अमाउंट और ये एनएबी का मेरे को दो चीज बता दीजिए। किसी फंड का 5,000 ही होता है ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब ओनली 5 करोड़ ऐसे कुछ जो भी है, मैं तो समझ वो ये गया आपका अमाउंट का। क्वेश्चन। हाँ जी। समझ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, जी तो सर। आंसर देता हूँ मैं। जो एनएवी, जो डेब्ट फंड वगैरह होते हैं उसमें तो हाई एनएवी होती है, तो उसमें तो दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो डाउन आता ही नहीं है। डेब्ट फंड जो होता है ना, वो एफडी की तरह है, वो तो डाउन आता ही नहीं है। ठीक है। अगर कोई मतलब कोई वो दिक्कत हो गया कोई पेपर में, तो वो मतलब सभी पेपर में तो इन्वेस्ट करते हैं, तो एक कंपनी में तो करते नहीं है, तो उस हिसाब से उसमें तो एनएवी ऊपर ही जाती है, एफडी की तरह। बाकी दूसरा, अभी इक्विटी फंड की बात हुई, वो इक्विटी फंड में एनएवी का क्या है, एनएवी वैसे आपको देखनी नहीं चाहिए, कोई कुछ भी एनएवी, आपको फंड रिसर्च के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आपको वो कौन सी कैटेगरी का फंड है। आपको वो फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी क्या है, वो लिखा होता है। वो जो आप फंड फैक्ट शीट आता है ना, कहीं पे भी गूगल में भी सर्च करोगे, या मेरे जो एसेट प्लस ऐप है उसमें भी फंड फैक्ट शीट आता है, तो उसमें भी लिखा हो, या कुछ भी आप गूगल में भी सिलेक्ट कर लेना, कोई भी फंड का फंड फैक्ट शीट को आपको मिल जाएगा। तो उसकी स्ट्रेटजी क्या है वो उसमें लिखी होती है, कि उसका प्लान क्या है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल बनाने का प्लान है, क्या प्लान है वो लिखा होता है। वो फंडामेंटल बेस पर लेते हैं कि टेक्निकल बेस पर लेते हैं, वो सब लिखा होता है। वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे, मिड कैप में करेंगे या लार्ज कैप में करेंगे, कहाँ करेंगे, वो पूरा लिखा होता है उस। हाँ, ठीक वो है। तो आता है वो उसमें आप पूरा फंड। स्कीम कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, वही आपको सिर्फ रिसर्च में ध्यान देना है। और दूसरी बात, अब स्मॉल कैप में जैसे बहुत ज्यादा दूसरा क्वेश्चन के आंसर पर आता हूँ, स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड हो और जैसा बहुत बड़ा उसका एयूएम हो गया, ठीक है, तो एज पर माय व्यू उसको आप एवॉइड कर सकते हो। जैसे अभी बहुत सारे लोग निप्पॉन स्मॉल कैप ले रहे हैं, लेकिन उसका 50,000 करोड़ प्लस हो गया है। लेकिन अब मैं उसमें वही भी चीज मैं पैसे तो बनेंगे सब में। लेकिन मैं सिर्फ एयूएम के देख के मेरी सोच के हिसाब से बता रहा हूँ कि स्मॉल कैप में बहुत बड़ी एयूएम हो जाए, उसके बाद उसको प्रॉफिट मतलब, या हो तो प्रॉफिट बुक करके दूसरी कोई स्कीम जो ग्रोथ अभी नीचे से ऊपर चल रही है उसमें जा सकते हो। ठीक है। बाकी स्कीम तो हर कोई अच्छी होती है, जो भी दूसरी आपको स्कीम पसंद है। उस मिड कैप में क्या है, मिड कैप में आप 75,000 तक का एयूएम है, तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1 लाख करोड़ भी ले लो,
और लार्ज कैप में तो कोई वैसे दिक्कत नहीं है। आप 3, 4, 5 लाख करोड़ का एक फंड ले लो, ठीक है। 5 लाख करोड़ का मैंने वो मतलब ये अप्रोक्स बात कर रहा हूँ। बाकी तो मैंने इस पे मैं ज्यादातर मेरे सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि बहुत ज्यादा हैवी बन गया हो ना, तो मैं खुद नहीं सिलेक्ट करता उसको। ये मेरा क्राइटेरिया होता है। सर जैसे हम मान लीजिए कहीं मान लीजिए हम्म, पैसा है हमारा एक जगह पे, हम्म, अगर हमारा सिप के साथ भी या लमसम भी हमने डाला हुआ है, और हम मान हम्म। लीजिए उसमें से उसका ज्यादा 1 लाख करोड़ हो गया, तो उसमें से हम चेंज करते हैं तो फिर हमें कंपाउंडिंग का भी तो लॉस होता है ना, कि जैसे अगर मान लीजिए वहां पे तो हमें कंपाउंडिंग मिल रहा था, लेकिन अगर हम किसी हम्म। नए में जाते हैं तो कंपाउंडिंग का हमारे को फर्क पड़ेगा ना सर। हाँ, मैं आंसर देता हूँ। जो कंपाउंडिंग क्या है कि एक 10 रुपीज वाला NAV 20 हो गया, या वो जो भी पैसा डबल हो गया, ठीक है। अब डबल का डबल करना है, तो आप दूसरे स्कीम में जाते हो तो वही तो 4, 5 सालों में डबल होगा ना, तो वो कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप पैसे उठा के उसको खर्चा मत कर दो तो कंपाउंडिंग नहीं होगी। आप एक जगह से पार्क करके दूसरी जगह पार्क कर रहे हो तो कंपाउंडिंग चालू ही रहेगी ना, दूसरे फंड में कंपाउंडिंग चल रही है। समझ गए? जो मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे ट्रांसफर हो एक जाता है फंड मतलब। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे निपॉन का कोई फंड हो गया, लाख से मेरे लाख बने 2 लाख हो गए, मैं उसको विड्रॉ कर दिया, मैंने पार्क कर दिया दूसरे क्वांट वाले फंड में, तो वो 2 लाख का दूसरे 4 5 साल बाद उसमें 2 का 4 बना, तो मेरा कंपाउंडिंग चालू रहा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ऐसा हम कर सिर्फ आप सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं। पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो तो आपका कंपाउंडिंग रुक जाएगा। मतलब मैं जैसे आपका जो मान लीजिए जो आप म्यूचुअल फंड का बता रहे हो, मान लीजिए मेरा किसी और उसमें है, तो उसको मैं हम्म। स्विप कर सकता हूँ, मतलब जैसे हम लोग अभी अपनी शेयर मार्केट में वो चेंज कर लेते हैं, मतलब शेयर ट्रांसफर कर देते हैं, वैसे इसको भी कर सकते हाँ, हैं मतलब। ऐसा हो सकता है। जैसे अगर आप मेरे एसेट प्लस जो मेरे साथ जुड़ते हो, यस। तो उसमें आप दूसरा जो भी आप फंड है वो पान कार्ड के अटैच होता है, तो आप सभी उसमें वॉच कर सकते हो। और जैसे आप ये मतलब स्वीप करना चाहो ना, तो उस समय हम ट्रांसफर कर सकते हैं स्वीप करके। ओके, उसमें कंपाउंडिंग का लॉस नहीं होगा। मगर एक स्कीम से दूसरे स्कीम में जाएंगे तो कंपाउंडिंग का लॉस नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि आप पैसा विड्रॉ करोगे तभी, विड्रॉ करके खर्चा तभी कर दोगे तब वो नहीं होगा। बाकी एक जगह जैसे एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में गए तो भी कंपाउंडिंग चालू ही रहेगी ना, क्योंकि इन्वेस्टेड है आपका मनी। लेकिन आपका ओके मतलब सर। रिसर्च होनी चाहिए कि वो स्टॉक नहीं चला तो आपका एक स्टॉक, जैसे शेयर बाजार में तो यही लॉस है ना कि कोई हमारा चला ना चला, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मतलब ये यस। सभी स्कीम तो एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाओ तो ज्यादातर वो अच्छा ही परफॉर्म करती है। लेकिन ये सोच के मत स्कीम सिलेक्ट करो कि ये 1 साल से 3 साल 5 साल में अच्छा परफॉर्म किया है तो आगे भी करेगा। जैसे मैंने पास्ट, मेरे पास सब कुछ, मतलब मेरे पास तो नहीं, मेरे एसेट प्लस टीम के पास ये सब कुछ डेटा था, वेबिनार में शेयर किया था कि हर साल में जो टॉप परफॉर्मिंग होता है वो 3 साल बाद वो 15 रैंक पे गिर जाता है, 15, 25, 25 रैंक पे गिर जाता है। ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, 90%। तो मतलब ये फंड सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि ये टॉप परफॉर्मिंग फंड है तो मैं ले लेता हूँ। बिल्कुल सर। तो थैंक यू तो सर। आप उसके बाद क्या है, जैसे कोई फंड वो बड़ा हो गया, मतलब आपको जैसे 1,25,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो आप प्रॉफिट जैसे इन्वेस्टमेंट प्लस वो मिलता है, तो आपको वो दोनों बुक करना पड़ेगा। जैसे 1,25,000 आपने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया, 1,25,000 4 साल पहले किया होगा, तो अभी 1,25,000 बना है, तो आपको विड्रॉ तो पूरा 2.5 लाख करना पड़ेगा, तभी आपको वो पूरा बेनिफिट, वो टैक्स बेनिफिट मिलेगा। वो आप ओवरनाइट स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हो, जैसा मैंने बताया। तो जैसे आप उसमें ट्रांसफर करेंगे ना, तो आप मेरे साथ वो जुड़ जाओगे, तो उसके बाद दूसरे स्कीम में ओवरनाइट फंड से वापस वो दूसरे स्कीम में ट्रांसफर कर देंगे। या तो वो सा भी कर सकते हैं, अगर दूसरे विड्रॉ तो आपकी वो स्कीम में जाके करना पड़ेगा। तो यहाँ दो तरीके भी से हो सकता है, इंपोर्ट भी हो सकता है, और 6 महीने बाद मेरे में ऑटोमेटिक आ जाता है, वैसा भी होता है। ठीक है, सभी प्रकार से होता है। आप शिप भी कर सकते हो, 6 महीने बाद हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सभी प्रकार का हो सकता है। आप मुझे ज्यादा जानकारी के लिए प्राइवेट में बात करना, आपका कैसा बिल्कुल सर वो है बिल्कुल। उस हिसाब से बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू। और कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो और बताइए मुझे। और
बाकी आप धीरे धीरे ये जो प्रॉफिट बुक कर रहे हो ना, उसको जैसे लॉन्ग वो धीरे धीरे आप ट्रांसफर कर सकते हो। मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे फायदे के लिए मैं बोलूंगा एक साथ ट्रांसफर कर दो। आपको ये ऐप में सब कुछ एक जगह पे देखने को मिलेगा। आपका जो भी ज्यादा फंड है वो एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप वो प्रॉफिट बुक करके स्विच करना चाहते हो तो उस समय हम स्विच कर सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन है? और कोई बोलना चाहता है तो बताइए, वरना तो थोड़ी मिनटों बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको रैप अप करेंगे। बाकी पैसा बचाना ब्लाइंड लोगों के लिए, आपको सभी को अभी 20 लोग जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों तो इसमें पैसा डालने के लिए घबरा ही नहीं रहे। बड़े लोगों तो बड़े बड़े पैसा डालते हैं। राकेश भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ अपने हाथ से हम कर सकते हैं। तो हम्म म्यूचुअल फंड हो या उसमें निवेश करना हम्म किसी एडवाइजर के थ्रू अच्छा है, या फिर हम्म ऑनलाइन कोई डिमेट से कोई बाय कर ले, कोई बैंक से बाय कर ले, जो भी चाहे उस प्रकार से। जो तो बैंक से इसके बाय बारे में आप करता है ना, बताइए। उसको बाय डिफॉल्ट जो मुझे चार्ज लगता है वो बैंक वाले ले जाते हैं। तो उससे तो अच्छा है कि मेरे साथ ही करो। बाकी एंजल वाले में कोई कर रहे हो तो एंजल में भी आपको 1% चार्ज लगता है पूरे साल में। कॉइन वाले और ग्रो वाले नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात है, जो मैंने शुरू में पूरा, जैसे मेरा पूरा किसी ने सुना हो तो उसका आंसर इस क्वेश्चन में आ जाता है। जैसे एसआईपी वगैरह में आपको महंगे दाम पर भी मिलता है, सस्ते दाम पर। तो हम, जैसे आपको पता है, मैंने अभी नीचे के लेवल पर पैसा डालने का बताया और काफी लोगों ने डाला भी सही। ठीक है। तो ये इसका फायदा आप खुद को नहीं पता चलता है। आपको डर लगता है कि मार्केट और चला गया क्या करोगे। आप अगर आपके पास एक एडवाइजर होगा ना, चाहे चलो नीचे चला गया वो नीचे और भी आपको पैसा, जैसा मैंने अभी बताया ना, आपको टारगेट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो आपको कंटिन्यूअसली अपडेट आती रहती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है कि बस मुझे, मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे 10 लाख बनाना है, मुझे 1 करोड़ बनाना है। मेरे पास तो ऐसे भी है कि उसको 25 करोड़ भी बनाना है। वैसे भी मेरे पास क्लाइंट है, बड़े बड़े पैसे डालते हैं, वैसे भी क्लाइंट है। ठीक है। मतलब फायदा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में 1% चार्ज पूरे साल में लगता है। उसके सामने आपको ये जो अपडेट मिलता है ना, उसके हिसाब से आप लंबे टाइम में सोचो ना तो एक्स्ट्रा रिटर्न आप आराम से बना बना पाते हो। दूसरी बात, आप स्कीम है ना, मेरे स्कीम आप कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हो। जैसे कई लोगों ने डिफेंस का, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लोगों ने डिफेंस वाला फंड ले लिया। ठीक है। जैसा मैंने शुरू में बताया, मार्केट 20% चला, जबकि वो 20% गिर गया, तो आपको 40% का लॉस हुआ। हुआ कि नहीं बताइए। तो मैं होता तो वो फंड मैंने कभी सजेस्ट ही नहीं किया है। ग्रुप में भी मैंने किसी को पूछा था, मैंने बताया अवॉइड करो। मतलब सेक्टर फंड के बारे में मैंने शुरू में सब कुछ बताया है कि सेक्टर फंड तभी लेना चाहिए जब 2-3 साल का कोई करेक्शन चल रहा हो, तभी सेक्टर फंड लो। तो वो होता है, मतलब नॉलेज होनी चाहिए। सब कुछ नॉलेज अगर आपके पास है ना तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ऐसा नहीं है। सब कुछ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। वरना क्या है, 1 लाख रुपीज में 1000 रुपीज जो मेरे एग्जाम्पल के तौर पर चार्ज है वो बचाने जाते हो और आपका बड़ा लॉस हो, मतलब वो उतना पैसा आप नहीं बना सकते हो। दूसरी बात, 1% में कितना डिफरेंट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 25 सालों में 1 करोड़ आपकी कैपिटल बन गई, ठीक है। 1% में 20-20 लाख का फेर पड़ता है। 1% में लंबे 25 सालों में सिर्फ 1% में आपको 20 लाख ज्यादा बनता है। ये मैं 5,000 कोई एसआईपी कर रहा है और जो 25 सालों में 1 करोड़ का प्लान है, अगर उसी में मैं ना 15%, 16% पे बताया, उसमें 1% ज्यादा मिलता है तो और 20 लाख ज्यादा मिलेंगे, और 2% ज्यादा मिलेंगे तो 40 लाख ज्यादा मिलेंगे। मुझे ये कंजर्वेटिव हो के, मतलब हम कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि इसमें बड़े बड़े रिटर्न नहीं दिखाने चाहिए। ये तो एक कंजर्वेटिव रिटर्न है जो 15% की रेट से मैंने बताया है सब। ठीक है। बाकी ये फायदा होता है, दूसरा स्कीम का भी फायदा होता है। जैसे आप भी मेरे साथ जुड़े हुए रवि भाई, तो हमने कैसे स्कीम सिलेक्ट की हुई है कि
और ऑटोमेटिक हमारे पास अच्छे वाले फंड आ जाते हैं, ठीक है ना। जो भी स्टॉक मतलब अच्छा करेंगे वो हमारे स्कीम में आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो स्कीम सिलेक्ट करने का फायदा होता है। अच्छा राकेश सर, एक मेरा प्लीज लास्ट एक क्वेश्चन है, मैं ज्यादा हाँ क्वेश्चन पूछ गया हूँ, एक लास्ट है। हाँ इंडेक्स हाँ, ठीक फंड है। और इंडेक्स फंड में और जो ये इक्विटी फंड में, इनमें जो म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, ये इंडेक्स फंड जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मतलब इनका क्या होता है, मतलब ये कई आते हैं ना इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड। मतलब किसी को दिमाग नहीं लगाना उसके लिए, बाकी ये मतलब ये तो आराम से इंडेक्स फंड को हम 3% की बीट कर पाएंगे। मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप जुड़ोगे ना तो आराम से वो बीट कर देगा उसको, क्योंकि इंडेक्स फंड तो मतलब नॉर्मल जो रिटर्न दे रहा है वैसा ही रिटर्न देगा। मतलब वो ज्यादातर लोग क्या है, बिना सोचना नहीं है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है, तो उसके लिए इंडेक्स फंड है। इसमें रिटर्न कम होता है मतलब। मतलब इंडेक्स में जितना मिलता है उतना ही मिलता है उसको। जो उसको बेंचमार्क बोलते हैं, इंडेक्स है ना उसको म्यूचुअल फंड की भाषा में बेंचमार्क बोलते हैं। हर किसी म्यूचुअल फंड का अपना बेंचमार्क होता है। जो मैंने फंड फैक्ट शीट बताया ना, उसमें आप जाओगे, जैसे स्मॉल कैप का फंड देखोगे तो उसमें बेंचमार्क क्या होगा। किसी में स्मॉल कैप बीएससी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स उसका किसी का बेंचमार्क होगा, किसी का बीएससी स्मॉल कैप 250 बेंचमार्क होगा। तो सब उसको बीट करने की कोशिश करते हैं हर कोई। जैसे ये बेंचमार्क ने 15% रिटर्न दिया, तो म्यूचुअल फंड स्कीम क्या है, उससे 2-3% एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करते हैं। वरना हर कोई इंडेक्स फंड में ना डालते, उसको पैसिव फंड बोलते हैं। इंडेक्स फंड को पैसिव फंड बोलते हैं, और जो रेगुलर मैनेज किए जाते हैं उसको एक्टिव फंड बोलते हैं। तो सभी कोई अपने इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करता है। जो एक्टिव फंड होते हैं ना, जैसे मिड कैप फंड हो गया तो उसका भी है इंडेक्स, बीएससी मिड कैप 150, बीएससी मिड कैप 250। तो उसका जो रिटर्न होता है उसको बीट करने की कोशिश करते हैं। लार्ज कैप में भी ऐसा है, किसी का निफ्टी 50 वो होता है बेंचमार्क, किसी का सेंसेक्स होता है, किसी का निफ्टी 500 होता है। तो हर कोई जो म्यूचुअल फंड होता है वो बीट करने की कोशिश करता है। और ज्यादातर फंड है ना बीट कर लेते हैं, 80% से ज्यादा फंड बीट कर लेते हैं। क्योंकि वैसे मतलब इंडेक्स फंड में करना करना चाहिए इन्वेस्ट या नहीं? मतलब आप डायरेक्ट करना चाहो अपने हिसाब से तो करना चाहिए। डायरेक्ट अगर मतलब आपको डायरेक्ट ही करना है तो कर सकते हो। मतलब बहुत लंबा मतलब व्यू हो तो। हाँ, मतलब आपको उसमें इंडेक्स का जितना ही रिटर्न मिलेगा, इंडेक्स जितना मिलेगा उतना रिटर्न मिलेगा। आप उसमें क्या है, 14% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, 14%। मैं वो शुरू में बताया ना कि आपको तो 1% बचाने से आप भागते हो। मतलब एग्जाम्पल है, 1% मुझे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देना है, यह सोच के आप अपना 3-4% का लॉस हो जाता है। और 1% में 20 लाख का डिफरेंस होता है लॉन्ग टर्म में। आप एसआईपी कैलकुलेटर गूगल में जाके देख लेना कि 5,000 की एसआईपी 15% रिटर्न में कितना बनता है, 16% रिटर्न में कितना बनता है, 17% रिटर्न में कितना बनता है, 18% रिटर्न में कितना बनता है। हर बार में आपको बड़ा बड़ा रिटर्न का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ऐसी बात होती है। बाकी आप करना चाहो तो म्यूचुअल फंड का कोई भी स्कीम ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बनाया ही इसी के लिए गया है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए ही बनाया गया है। तो हर किसी का कैसा ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से हर कोई इन्वेस्ट करता है। क्योंकि हर कोई म्यूचुअल फंड में सभी का पान, किसी का एयूएम देख लो कितने कितने करोड़ इन्वेस्टमेंट है। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये नहीं करना चाहिए लेकिन अगर हमें अच्छा रिटर्न किसी को बीट करने की ट्राई करनी है तो हम उसका ट्राई कर सकते हैं। और वो मतलब ज्यादातर टाइम सही भी जाते हैं, क्योंकि इसमें गारंटी देने की होती भी नहीं है। क्योंकि वो सेबी का रूल्स ही है कि किसी को इसमें गारंटी वगैरह नहीं देनी है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिमों के अधीन है। हेलो राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ जी। राकेश जी, मुझे SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानना है। एक्चुअली यदि मैं लो अमाउंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए कि 1000 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और बाय फ्यूचर 2 साल के बाद या उसमें मुझे अमाउंट बढ़ाना है, तो वो मैं कर सकता हूँ? और यस, एज अ ब्लाइंड यस पर्सन कर की सकते तरह हो। से पूछ रहा हूँ कि हमें अपना स्टेटस जानना है, समरी जाननी है, तो वो हमारे लिए कितनी एक्सेसिबल है?
मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और मैं टोटली ब्लाइंड देके एग्जाम देके 83 मार्क्स से पास होके आया हूँ। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना वो इसमें 50-60 मार्क्स आते हैं और 10 में से 3-4 लोग ही पास होते हैं। और फिर भी मतलब दूसरी बात, अब जो मैंने प्लेटफॉर्म इसीलिए ये सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि इसमें एक्सेसिबिलिटी का 90-95% एक्सेसिबल है। खुद अकाउंट भी ब्लाइंड लोग अपने आप खोल लेते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी का जानकार होना चाहिए। कोई अगर मतलब थोड़ा सा मीडियम जानकार है तो नहीं खोल सकता है, पूरा जानकार है तो खुद पूरा वो एक्सेसिबल या खुद अकाउंट ओपन कर सकता है। बाकी कितना फंड है वो जानने के लिए तो पूरा एक्सेसिबल है, सामने ही आ जाता है आपको कि हाँ जी। इतना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, पहले पेज में आ जाते हैं। जैसे ही आप ऐप ओपन करते हो सामने ही जी। आ जाता है आपका इतना इन्वेस्टमेंट हाँ हुआ है, इतना वो इतना अभी बना है। और आपको पैसा अच्छा। डालना है, नीचे होल्डिंग करके आपको होल्डिंग आता है कि इन स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। होल्डिंग के जी ऊपर क्लिक करोगे उसमें आपको पैसा ऐड करना का ऑप्शन भी आएगा, विड्रॉ जी करने का ऑप्शन भी आएगा, सब कुछ ऑप्शन आएगा, सब कुछ एक्सेसिबल है। जी जी। और एसआईपी के बारे में थोड़ा समझाइएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत ही इसमें स्टार्टिंग में ही हूँ इसीलिए। एसआईपी में क्या है कि जैसे आप हफ्ते हफ्ते में पैसा डालते हो, ठीक है, तो शुरू में 5-6 साल में तो आपको मतलब पैसा ज्यादा नहीं बनेगा क्योंकि कभी कभी महंगे दाम पर मिलेगा, कभी कम दाम पर मिलेगा। जो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का समझा है, जो 7वीं अजायबी है, ब्याज से ब्याज जी पे पैसे बनते हैं, वो जी तभी जी। बनेंगे जब एक बार पैसा हमारा डबल हो जाएगा। तो उसके बाद आपका पैसा डाउन नहीं आएगा। जब एक बार आपका पैसा डबल हो जाएगा ना उसके हाँ बाद जी। डाउन नहीं, तो उसके लिए आपको 5-6-7 साल लगेंगे क्योंकि एक साथ ओके। पैसे डालोगे। जैसे 1 लाख पैसा डाला तो वो 15% के हिसाब से 4.5-5 साल में पैसा डबल हो जाते हैं। लेकिन आप हफ्ते जी हफ्ते में डाल रहे हो तो आपका 7 से 10 सालों में पैसा डबल होगा हफ्ते हफ्ते में। जैसे आपके 1000 डाल रहे हो तो पूरे 10 साल में कितने डालोगे, 1,20,000, तो आपका 2.5 से 3 लाख के बीच में बनेगा। लेकिन दूसरा 3 लाख बनाने में उससे सिर्फ 4.5 साल ही लगेंगे। दूसरा 3 लाख बनाने में, पहला 3 लाख बनाने में आपको टाइम लगेगा। उ- उस प्रकार से उसके बाद 6 लाख बन गए, दूसरा 6 लाख बनाने में सिर्फ आपको और 4 साल लगेंगे। पैसा से पैसा बनाने में दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको शुरू में टाइम लगता है। तो इसीलिए जितना ज्यादा पैसा बचा पाओ, हर किसी के लिए लागू पड़ता है जो भी अभी ऑनलाइन है, जितना भी ज्यादा पैसा आप बचा पाओ और जितना डाउन मार्केट में आप सही समय पर यूनिट कलेक्ट कर पाओ उतना ही ज्यादा पैसा आप कमा पाओगे। डाउन मार्केट जाता है तो हमें कोई फ्यूचर ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं कि हमने फ्यूचर ले लिया है, हमें मार्जिन भरना है, लॉस हो गया तो हमें भरना है, कॉल पुट ऑप्शन है तो हमें जीरो हो गया, वैसा तो नहीं है। डाउन चला गया तो बंद करके छोड़ दो पैसा। जब नया कमाने में ध्यान दो, कुछ भी हम जो भी काम कर तो रहे हैं उसमें सैलरी कैसे तो बढ़ राकेश सकती है सर, जैसे मान लीजिए कोई लमसम लगा दिया, मान लीजिए अभी मैंने हम्म, लगा दिया, मार्केट अभी अप है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए बता रहा हूँ, हम्म, तो कल को मेरा हम्म, तो लमसम तो एक बार मैंने 1 लाख डाल दिया, तो कल को हम्म। मार्केट और डाउन हो गया तो फिर वो परचेज तो नहीं हो पाएगा, वो तो मेरा एक ही बार लमसम ही रह गया ना, मतलब वो तो हम्म। आगे मतलब मार्केट ये अप सभी होगा है ना तभी। सोच के डाला जाता है। ये आपको अगर एक ही बार में 1 लाख डालना है उसके बाद डालना ही नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सो अभी वो ओवरनाइट फंड में डाल देना है। अगर मार्केट ऊपर है तो की बात कर रहा हूँ, तो ओवरनाइट फंड में डाल देना है। एफडी जैसा फंड होता है, जब भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट गिरा है तब उसको स्विच कर दो। बाकी तो क्या है, लमसम डालने के लिए हम जो किसी का बड़ा पैसा, जैसे ये कोई कोई 10,000 की एसआईपी करता है, 25,000 की करता है, उसको मैं पर्सनली क्या गाइड करता हूँ कि महंगे दाव पर अच्छा है हम सिर्फ उसको पैसा जो पार्क है ओवरनाइट फंड में रखेंगे। और जब मार्केट डाउन होगा मैं जब अपडेट दूंगा तो उसको हम पार्ट पार्ट में लाते रहेंगे। जब ऐसा कोई हम ऐसा सोचेंगे कि मार्केट में यह बॉटम हो जाएगा, यहाँ पर हम सब कुछ पैसा डाल देंगे, तो ये तो मार्केट में बॉटम कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा। कुछ न कुछ जगह पे तो सब कुछ पैसा डालना ही पड़ेगा। तो बाकी तो क्या है, हर समय हर जगह हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि मतलब कोई भी नहीं कर पाएगा मार्केट में कि यहाँ पर बॉटम है और मैं सब कुछ डाल दूं। बाकी 90% टाइम जो मेरे शेयर बाजार ऑफ वीआई में मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसको पता है कि 90% टाइम हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो मतलब जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते वो कम से कम हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा फायदा उसका मिलता है कि
सही जगह पे लमसम पैसे हम डालने की अपडेट देते हैं, क्योंकि एक नौकरी जो जिसकी जॉब चल रही है उसको एक पार्ट में तो डालना है, उसको हर महीने जो 25,000 हर किसी का अलग अलग होता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी बड़ी एसआईपी होती है, उसको हम हर महीने में एक डिप का इंतजार करते हैं और उसी डिप में हम डलवाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से करते हैं हम। एक ही बार में डालना है, बाकी दूसरी बार डालना ही नहीं है। तो ओवरनाइट फंड में अभी डालना है, जब आपको ऐसा लगे कि मुझे मार्केट के बारे में शो मैं यहाँ पर डाल दूं, तो वो तो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है। बाकी कोई आप जैसे मेरे साथ जुड़े हुए, तो मैं उसकी आपको पर्सनली गाइडेंस कर दूंगा कि आपको कब पैसे डालने हैं, क्योंकि वो ओपन बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर तो बताया नहीं जा सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, आई एग्री। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। और ब्लाइंड में हर किसी को एक याद रखना है, ये छोटे लोग हैं उसको आपको प्रोत्साहित करना है। जो हमारे सूरदास का 1000 भी आ रहा है, कम से कम वो भी बचा के एसआईपी करे। छोटे लोगों को तो एसआईपी करना चाहिए ना, क्योंकि वो ज्यादा पैसे तो उसके पास आएंगे नहीं, तो उसको तो एसआईपी ही करेंगे। बड़े लोगों जो 5000 डाल रहे हैं उसको, उसके लिए कोई अच्छे जैसे मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको फायदा होगा, वो मैं श्योरली बता सकता हूँ। कि जो आप अपने हिसाब से करोगे उससे ज्यादा ही मैं अच्छा करके बताऊंगा। 5000 से जो भी ज्यादा लोग डाल रहे हैं उसको कम से कम आप मेरी गाइडेंस भी दे सकते हो। और ब्लाइंड को एक एक लोग कम से कम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं सभी लोगों को पहचानता नहीं होता हूँ, तो हर कोई अपनी फाइनेंशियल आजादी है वैसी ट्राई हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल आजादी लेने का ही ये सब्जेक्ट है, ये म्यूचुअल फंड। बड़े लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े पैसे डालते हैं, क्योंकि सबसे कम टैक्स इसमें है। 12.5% का सबसे कम टैक्स इसमें है। जो करोड़ रुपीज अगर आप बना लेते हो, तो मुझे बताओ कि करोड़ रुपीज में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी आप दूसरे बिजनेस में हो। यहाँ पे 12.5% टैक्स में आपका खत्म हो जाएगा। करोड़ बनाया तो 12.5 लाख आपको 12% के हिसाब से 12.5 लाख देने हैं। तो उसी में से दे दो ना, 1 करोड़ बनाया है, 2-3 महीने रुक जाओ, जैसे उसमें 1 करोड़ प्लस 12 लाख बन जाए तो उसका पैसा उसी को दे दो। ये उससे बड़ा कोई मतलब फाइनेंशियल आजादी लेने का, टैक्स बचाने का कोई वो इससे बड़ा कोई जरिया ही नहीं है। बड़े लोग तो इसमें बहुत बड़े बड़े पैसे डालते हैं। अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसमें 33% ओवरऑल म्यूचुअल फंड में है पैसे, 33%। हम लोग तो छोटा छोटा डालने में डर रहे हैं, तो डरना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसे बना के डालो। मार्केट गिरता है, पैसे जॉब तो चल रही है तो और पैसे डालेंगे, वैसा सोचो। एक ऐसा सोचो कि मार्केट गिरेगा, मेरा ये डाउन जा रहा है, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। ये मेरी सलाह है, क्योंकि आप ऐसा सोचोगे मैं हर कोई बॉटम पे ले लूंगा तो वैसा होगा नहीं। बाकी आप जो अपने हिसाब से कर रहे हैं वो तो आपको भी पता है कि जो मैंने ग्रुप में अपडेट दी जैसे 23,300 पर, तो आप वो जगह पर नहीं डाल पाए वो। तो मतलब आपको खुद अपने हिसाब से पता चल गया होगा कि अभी 23,900 पर क्लोज हुआ है, कल के दिन में ऊपर 24,300 पर क्लोज हो जाएगा, तो आपको ऑलरेडी 1000 पॉइंट का वो हो गया। वो तो वापिस बाद में नीचे भी आ सकता है, वैसा कोई मैं नहीं बता रहा हूँ। मतलब इस महीने का सस्ते दाम पर हमने डाला, इस महीने का जो डालना होता है वो। और कोई बात है तो बताइए। चलो, तो और कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा मुझे, और सबको खूब खूब। और कोई क्वेश्चन है तो भी मुझे बता दीजिए, मैं 1 मिनट राह देखता हूँ, उसके बाद वाइंड अप ही कराएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं है तो चलो, तो किसी का क्वेश्चन नहीं है, सबका खूब खूब धन्यवाद। म्यूचुअल फंड सबका ये ओके म्यूचुअल फंड की मीटिंग में जुड़ने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू, आभार। ओके, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।